गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट किए थे हम लोग, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये सेकंड क्लास है। पिछले वाले क्लास तक आप बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि अंडर 10th क्लास में पढ़े हैं उसी का रिपीटेशन था, उन्हीं सारे पार्ट के बारे में डिस्कस किए थे। आज एनसीईआरटी के अनुसार से ही आगे बढ़ते हैं। आप बुक अगर देखे होंगे तो वहाँ पर भी मिला होगा आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे हम लोग। बिल्कुल कंसेप्चुअल पोर्शन है, आपको पता भी है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी में एक आध वैसे कंसेप्ट होंगे जो आपके लिए नया भी हो सकता है। तो उसको हम लोग यहाँ पर आज कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनका डेफिनेशन है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। प्रोटॉन, ये याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, हम भी डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन वहां पर एक कंडीशन अप्लाई होगा कि कब हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे, बट प्रोटॉन ऑलवेज होता है। इसलिए एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन ही कंसीडर करेंगे। यानी कि एटॉमिक नंबर के डेफिनेशन के अनुसार इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट मींस Z इज इक्वल टू P। प्रोटॉन को स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एटम्स के बारे में बात करते हैं। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं होते हैं। और कोई चार्ज नहीं होने का मतलब ये हुआ कि उसमें निगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों का नंबर जो है बराबर होगा। तो यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट फिर आता है, सिंस इन एन एटम ओनली इन द केस ऑफ एटम, सिंस इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन से दैट atomic number is also equal to electron. Atomic number is also equal to electron. हम ये नहीं कहेंगे कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर ही होता है, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। हम ये कहेंगे कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है और ये इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है, बट ओनली इन द केस ऑफ एटम। ये वाला सेंटेंस अभी बोल रहे होंगे तो मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट 5 मिनट आप वेट करो। जैसे ही हम लोग आयन में शिफ्ट करेंगे बिल्कुल सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्यों इस बात पर हम फोकस कर रहे हैं। यानी इन एन एटम इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, देयरफॉर वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एंड इट इज आल्सो इक्वल टू प्रोटॉन। तो एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर ये तीनों बराबर होता है। तो किसी भी एक का वैल्यू आपको पता है तो बाकी दूसरे का निकाल सकते हैं। ये एटॉमिक नंबर से रिलेटेड था। फिर दूसरे पार्ट पर आते हैं लोग मास नंबर के बारे में। मास नंबर, यहां मास नंबर है। एटॉमिक मास और मास नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है। एटॉमिक मास को हम लोग यूनिफाइड मास से रिप्रेजेंट करते हैं, उनका यूनिट U या AMU लिखते हैं, लेकिन ये नंबर है और नंबर यूनिटलेस होता है। हाँ, राउंडिंग ऑफ करने के बाद में जैसे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का देखोगे तो 15.99987 इस तरह से करके दिया हुआ है, लेकिन नियरली इक्वल टू 16 हो गया। तो उनके एटॉमिक मास को हम लोग 16U याद करके चलते हैं और संयोग से मास नंबर भी 16 होता है। तो यहाँ पर लेकिन अब एक चीज और फिर देखो, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, लेकिन क्लोरीन का मास नंबर 35.5 नहीं होता है। क्लोरीन के एवरेज एटॉमिक मास में वो 35.5 होता है, यानी थोड़ा सा डिफरेंस है मास नंबर और एटॉमिक मास में। एटॉमिक मास एवरेज वैल्यू को देता है, जबकि मास नंबर एक पार्टिकुलर एटम के लिए एग्जैक्ट वैल्यू होता है। मास नंबर का डेफिनेशन है, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्योंकि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से तो ये पता चल गया था कि एटम का सेंट्रल पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है एंड इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन
रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के समय तक न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, क्योंकि रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट 1918 में हुआ था और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में किया गया था। यानी 14 साल तक लोग यही मान के चल रहे थे कि एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है, लेकिन एक क्वेश्चन खटक रहा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सम करने पर भी एटम का मास उससे ज्यादा हो रहा था। यानी कि इनका मास कैसे बढ़ रहा था वो उस वक्त में जानकारी नहीं था। जब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तब वो पता चला। तो मास नंबर के बारे में, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनका डेफिनेशन है A इज इक्वल टू P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखो प्रोटॉन चूंकि इलेक्ट्रॉन के बराबर है और एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, प्रोटॉन की जगह पर Z प्लस N भी लिख सकते हैं। लेकिन डिफिनेशन के अनुसार से मास नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड मास नंबर, वो उनका मास नंबर कहा जाता है। अब इनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर को। किसी भी एलिमेंट के सिंबल को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं और सबसे नीचे में उनका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और ऊपर में मास नंबर लिखा जाता है। यानी यहां पर ये जो आप x देख रहे हैं ये सिंबल हो गया उसके एलिमेंट का, यानी ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नीचे में ये जो वैल्यू देख रहे हैं वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर। और ऊपर भी ये जो वैल्यू देख रहे हैं ये मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई जगह पर आप इसकी बजाय आप ये भी फॉर्म देख सकते हैं x z और ये a भी लिखा रहता है, लेकिन हम बताएंगे कि आपको ये आप यूज कीजिए। ज्यादातर फॉर्म में ये होता है बट ये भी गलत नहीं है। यानी कि मास नंबर को एज ए सुपरस्क्रिप्ट लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हैं और राइट हैंड साइड में रख सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ में रख सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि इस फॉर्मेट पर आप लिखिए इस तरीके से। कई लोग जिनको जानकारी नहीं है वो इस तरीके से लिख देते हैं एक्स जेड। एटॉमिक नंबर को अगर आपने राइट हैंड साइड में लिखा तो ये गलत हो गया। पता है कितना बड़ा बहुमंडल हो गया यहाँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास नंबर 23 होता है, लेकिन वही सोडियम को अगर आप इस तरफ में लिख देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है सोडियम के 11 एटम को। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फार्मूला आप क्या लिखते हैं O2, तो यहां पर ये 2 ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर राइट हैंड साइड में है तो वो नंबर ऑफ एटम हो गया और लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो उसका एटॉमिक नंबर हो गया। यानी कि अगर ऑक्सीजन के साथ में आप ये 8 लिख रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। लेकिन अगर इसी को आप राइट हैंड साइड में लिख देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ऑक्टेट। इतने डिस्कशन का कंक्लूजन ये आया कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन एंड इन एन एटम इट इज आल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर में होता है। अब कुछ एग्जांपल्स पर आते हैं हम लोग। किन्हीं का सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ हो और उस कंडीशंस में अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना तो किस तरीके से निकाल सकते हैं हम। जैसे यहां सपोज दिया हुआ है सोडियम 11 23। अब यहां आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इनका मास नंबर कितना होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, प्रोटॉन का नंबर कितना होगा, न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा। ये सारा इंफॉर्मेशन इस सिंबल से निकालना है। अब आप देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो Z की जगह पर 11 लिख दिए। चूंकि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 11, प्रोटॉन का नंबर भी 11। मास नंबर यहाँ 23 है तो मास नंबर की जगह पर 23। अब रह गया न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालेंगे? मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन वुड बी इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन, या प्रोटॉन किसके बराबर होता है? जेड के बराबर। तो यहां हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वुड बी इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन, या प्रोटॉन की जगह पर जेड भी लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो a माइनस जेड करेंगे, a का वैल्यू कितना हो गया? 23 माइनस 11, इट वुड बी इक्वल टू 12। सारा पार्ट आपका 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम इसे छोड़ नहीं रहे, इसे रिपीट कर रहे हैं कि अगर यहाँ कहीं डाउट हो तो फिर इसकी वजह से आगे परेशानी नहीं हो, इसलिए यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं इसको। तो ये निकल गया इनका। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज क्लोरीन 17 और 37, इसमें भी आपको मास नंबर, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। अब तो आसान हो गया आपके लिए। फर्स्ट में यहां मास नंबर निकालना है, तो मास नंबर इनका 37, एटॉमिक नंबर 17, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 17, प्रोटॉन का नंबर भी 17। न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 37 माइनस 17 इट वुड बी इक्वल टू 20। अब इस तरीके से अगर कोई दिया हुआ है, कभी किसी क्वेश्चन में प्रोटॉन का नंबर दे दिया और कहा गया कि एटॉमिक नंबर क्या, तो आसान है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन। तो यहां तक का ये जो एग्जांपल्स अभी एक्सप्लेन किए हैं, इसको आप अपनी कॉपी में डेफिनेशन के साथ में नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़ रहे थे, एटम्स के बारे में बात कर रहे थे। अब इसे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, यानी आयन के बारे में बात करेंगे। आयन कहा जाता है व्हेन एन एटम लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन, यानी अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, देन इट बिकम चार्ज्ड एंड दैट चार्ज स्पेसिस इज कॉल्ड आयन। यानी आयन का फॉर्मेशन एटम से ही होता है, लेकिन एटम के इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की वजह से। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की वजह से बना है, तो आयन का दो टाइप हो गया। एक को हम लोग कटायन कहते हैं और दूसरे को अनायन कहा जाता है। कटायन एंड अनायन। कटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है और अनायन निगेटिवली चार्ज होता है। अंडर 10th स्टैंडर्ड में कई बार में स्टूडेंट को चार्ज को लेकर के कंफ्यूजन हो जाता है कि कटायन पर पॉजिटिव था या निगेटिव था। तो उस स्टैंडर्ड के अंडर 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को याद कराने के लिए टीचर बताते हैं कि देखो जी, जो कटा हुआ है उसको कटायन कहेंगे। दो ही चार्ज, एक प्लस है दूसरा माइनस है। तो देखो, तो माइनस तो कटा हुआ नहीं है, लेकिन प्लस तो क्रॉस किया हुआ है, कटा हुआ है एक दूसरे से। तो जो कटा हुआ होगा उसे कटायन। तो देखो, तो अब याद आ जाएगा, जो कटा हुआ है वो कटायन, यानी कि जो प्लस चार्ज हो गया वो कटायन, अब जो माइनस चार्ज हो गया वो अनायन। कटायन का फॉर्मेशन होता है व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी एटम से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कटायन। और वही एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अनायन, तब वो अनायन का फॉर्मेशन होता है। डेफिनेशन यहां से लिख सकते हो, व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब यहां से निकल रहा है, व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है and it is known as cation. When an atom gain electron, it becomes negatively charged and it is known as anion. अब किसी कटायन और अनायन के ऊपर में कितना पॉजिटिव या कितना निगेटिव चार्ज आएगा, यह डिपेंड करता है कि उसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज या कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जैसे अगर आप Al3+ लिखते हैं, तो पहले तो आप ये चेक कर लो कि एटम है या आयन है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन इसके ऊपर में 3+ चार्ज है, और जो चार्ज स्पेसिस होंगे उन्हें हम लोग आयन कहेंगे। तो Al3+ आयन हो गया। अब दूसरा सवाल, ये कटायन है या अनायन? अभी बताया कि जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो कटायन और निगेटिवली चार्ज होगा वो अनायन। तो देखो, तो इसके ऊपर में कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि Al3+ एल्यूमिनियम के कटायन को रिप्रेजेंट करता है।
अब ये 3 प्लस का मतलब क्या हुआ? ये 3 प्लस का मतलब हुआ कि इसने अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और वहीं अगर हम लोग O2 माइनस ले लें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। फिर से, when an atom loses electron it becomes positively charged. अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है then it becomes positively charged and known as cation. The number of positive charge on cation, the number of positive charge on cation is equal to the electron lost by the atom. यानी उस एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, while the number of negative charge on anion is equal to the number of electron gained by the atom. उस एटम ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसके ऊपर में उसके नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। अब कुछ एग्जांपल से बताते हैं आपको। तो यहाँ एक और पॉइंट जो बार बार स्टार्टिंग में बता रहे थे कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन पे नहीं, वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हमें निकालना है, यही दिया हुआ है सोडियम 11 23 और ये प्लस चार्ज, और यहां हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे बताएंगे ध्यान से समझना। अभी आप थोड़ी देर के लिए इसके चार्ज को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि इसके ऊपर में कोई चार्ज था। तो अगर कोई चार्ज नहीं है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11 और न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 23 माइनस 11 करेंगे तो ये वैल्यू 12 हो जाएगा। अब इसके चार्ज को देखते हैं। इट हैज 1 प्लस चार्ज। तो अभी बताया कि प्लस चार्ज का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसके ऊपर में 1 पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो यहां से -1 कर देंगे, तो 11 माइनस 1 करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो गया? अब देखो इस Na प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10, जबकि एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो बताओ तो अब यहां बराबर हुआ क्या? जबकि अभी भी इस आयन में भी एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन का नंबर कितना है? 11। तो इसीलिए डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं बोला जाता है, डेफिनेशन में बताया जाता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन, एंड इन द केस ऑफ एटम, एटम के केस में इट इज आल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयन के केस में तो इलेक्ट्रॉन का नंबर एटॉमिक नंबर से डिफर कर जाएगा। एटॉमिक नंबर 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ कितना आ गया? 10। तो इसलिए इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और हमें लगता है कि अब क्लियर हुआ होगा जो हम 10 मिनट पहले आपको बता रहे थे कि एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन कब बोला जाएगा, कब नहीं बोला जाएगा। एटम में बराबर होगा बट आयन में बराबर नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिया हुआ है O8 16 2 माइनस। यहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। सपोज यही से लेते हैं, एटॉमिक नंबर भी निकालना है, मास नंबर भी निकालना है, इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है, प्रोटॉन का नंबर निकालना है, न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है। सबसे पहला काम ये करो कि आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जब आप इसे भूल जाओगे तो बिल्कुल आसान सा हो जाएगा। एटॉमिक नंबर कितना है? 8, मास नंबर कितना हो गया? 16। अगर इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर, यानी 8, ये भी 8, और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 16 माइनस 8, यानी ये वैल्यू भी आ गया 8। अब चार्ज पर यहाँ 2 माइनस है, तो 2 माइनस का मतलब हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर में उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, तो 8 + 2 ये वैल्यू कितना हो गया? 8। कैटायन में इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं और अनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। जितना निगेटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन उसका बढ़ जाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। रीजन ये है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था तो प्लस और माइनस बराबर था। अब अगर एटम निगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब यह हुआ कि अब वहां इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज बढ़ा है तो प्रोटॉन बाहर निकल नहीं सकता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर में बिल्कुल सेंटर में है। तो जो भी
अफेक्टेड होगा नंबर वो इलेक्ट्रॉन का ही होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ही या तो बाहर से अंदर आएंगे या फिर अंदर से बाहर आएंगे। प्रोटॉन न्यूक्लियस में सुरक्षित होता है, यानी केमिकल रिएक्शन में वो इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हमें लगता है कि अब आप कैटायन और एनायन समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि हाँ इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा और न्यूट्रॉन कितना होगा, उसके अनुसार से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन भी हम आपको देंगे पीडीएफ में, उस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से सोच करके बनाओगे आप और उसे फिर असाइनमेंट वाले सेक्शन में सबमिट कर दीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करेंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसोइलेक्ट्रॉनिक के बारे में कि ये है क्या, कौन सा ग्रुप है, क्या डेफिनेशन है इनके बारे में। सबसे पहले आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप कहा जाता है ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ग्रुप ऑफ एटम्स of similar element having same atomic number but different mass number, यानी वैसे एटम का ग्रुप जो एक ही एलिमेंट का हो, जिनका एटॉमिक नंबर एक ही हो लेकिन मास नंबर अलग हो। जैसे कार्बन के ये दो कॉमन आइसोटोप्स हैं C612 एंड C614। ये देखो ये दोनों कार्बन ही है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन दोनों का मास नंबर अलग अलग है, तो C612 एंड C614 को हम लोग आइसोटोप्स कहेंगे। कई एग्जांपल्स होंगे। हाइड्रोजन के केस में 1H1, 1H2 और 1H3 ये तीन आइसोटोप्स होते हैं। ये नॉर्मल हाइड्रोजन इन्हें प्रोटियम कहा जाता है, इसे ड्यूटेरियम कहा जाता है और इसे ट्राइटियम कहा जाता है। इन तीनों को अगर देखो तो तीनों हाइड्रोजन के ही एटम हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन तीनों में मास नंबर अलग अलग है, तो ये सभी एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। यानी ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए और ये दोनों कार्बन के आइसोटोप्स हो गए। तो ये आइसोटोप्स का डेफिनेशन होगा। अब आइसोटोप्स में ही कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि वाई आइसोटोप्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, यानी जो C612 केमिकल रिएक्शन शो करेगा, केमिकल रिएक्शन शो करेगा, वही C614 भी शो करेगा। अब ये क्यों, तो इसके फंडामेंटल पार्टिकल को देखो। यहां अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालते हैं तो 6, प्रोटॉन का नंबर 6, न्यूट्रॉन का नंबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 6। इस जगह पर इलेक्ट्रॉन का नंबर 6, प्रोटॉन का नंबर 6 और न्यूट्रॉन का नंबर 14 माइनस 6 यानी कि 8 हो गया। अब इन दोनों के एग्जांपल्स को गौर से आप देखिए, यहां भी इलेक्ट्रॉन का नंबर और यहां भी इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है और वो एटम का सेंट्रल पार्ट हो गया, बिल्कुल अंदर में है। जैसे अगर युद्ध होता है, झगड़ा होता है, तो हम सिविलियन तो अपने मोहल्ले में, अपने घर में, लेकिन हमारे फौज जो है, हमारे आर्मी मैन जो है, वो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, वो बॉर्डर पर होते हैं। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी आप इमेजिन करो कि वो बॉर्डर पर ही है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में वही इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो चूंकि आइसोटोप्स के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। तो सिंपल डेफिनेशन, व्हाई आइसोटोप्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, बिकॉज दे हैव identical number of electron, because they have equal number of electron, and we know in an atom electron participate in chemical reaction, chemical reaction में इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। उसी तरह से यहाँ भी निकालोगे तो इन तीनों कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा। जितने भी आइसोटोप्स के एग्जांपल हैं सभी में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। अब एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड जनरली आपको कंफ्यूज करने के लिए लोग पूछ देते हैं, ध्यान से सुनना। पूछेंगे आपसे कि अच्छा तुम ये बता रहे हो जी कि आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, लेकिन तुमको भी पता होगा कि C614 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और C612 नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जब दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है
तो एक रेडियो एक्टिव और दूसरा नॉन रेडियो एक्टिव कैसे हो गए? अब ये क्वेश्चन तो है, हाँ बात सही है कि C614 रेडियो एक्टिव है। अब आप चकरा गए तो तुरंत कहेंगे कि इसका मतलब ये डेफिनेशन अप्रोप्रिएट नहीं है। तुमको भी थोड़ी देर के लिए लगेगा कि हाँ ऐसा ही सही है। अब ध्यान से समझना, रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फेनोमेनन में आता है और हम लोगों ने ऐसा नहीं कहा है कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टी बराबर होता है, हम लोगों ने बात किया कि केमिकल प्रॉपर्टी बराबर होता है। तो आपको बताना होगा कि सर रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फेनोमेनन एंड इन आइसोटोप्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज बराबर होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर फेनोमेनन में तो न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। तो इसके न्यूक्लियस में 12 पार्ट के लिए, इसके न्यूक्लियस में 14 पार्ट के लिए हैं, तो कहां से ये बराबर होगा? समझ में आया क्या डिफरेंस हुआ? C614 रेडियो एक्टिव है, C612 नॉन रेडियो एक्टिव है, तो ये इनके केमिकल प्रॉपर्टी में नहीं है, ये तो इनके न्यूक्लियर प्रॉपर्टी में है। और न्यूक्लियर प्रॉपर्टी से डिफर कर सकता है क्योंकि न्यूक्लियर प्रॉपर्टी न्यूक्लियॉन्स पर डिपेंड करता है। आगे बताएंगे, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को, यानी कि अंदर में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन्हें कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो चूंकि ये तो डिफर कर रहा है तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज डिफर करेगा। तो ये इतना आइसोटोप्स के बारे में था। आइसोटोप्स के बाद अब आते हैं हम लोग आइसोबार के बारे में, जहां आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, एटॉमिक नंबर सेम था, वहीं आइसोबार में मास नंबर सेम होता है। आइसोबार, आइसोबार का डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सिमिलर मास नंबर, लेकिन उनका मास नंबर सेम हो। जैसे अगर हम लोग C614 एंड N714 को लें तो इन दोनों जगह पर देखो ये कार्बन है या नाइट्रोजन है, दोनों अलग अलग एलिमेंट ही हो गए। यहां इसका 14 मास नंबर है, इनका भी 14 मास नंबर है, तो अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार कहते हैं, यानी कि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, आइसोबार में मास नंबर सेम होना चाहिए। एक और टर्म आता है आइसोटोन, आइसोटोन, आइसोटोन कहता है ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि जहां न्यूट्रॉन का नंबर सेम है। जैसे अगर हम लोग Na11 23 एंड Mg12 24 को ले, पहले चेक करो तो ये आइसोटोप होंगे क्या? डेफिनेशन याद करो, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, अलग अलग आइसोटोप में आइडेंटिकल एलिमेंट होते हैं, एक सोडियम है, मैग्नीशियम नहीं, आइसोटोप नहीं। अब चेक करो तो ये आइसोबार है क्या? आइसोबार में मास नंबर सेम होता है, यहाँ 23 यहाँ 24 है, नहीं आइसोबार में नहीं है। तो अब चेक करेंगे कि कहीं ये आइसोटोन तो नहीं है। आइसोटोन में न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है, तो दोनों कंडीशन में न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे, यहां भी न्यूट्रॉन निकालेंगे, यहां भी न्यूट्रॉन निकालेंगे। यहां न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 23 माइनस 11, 23 माइनस 11 इट मींस ये वैल्यू 12 हो गया। यहां न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे तो 24 माइनस 12 इट मींस ये वैल्यू 12 हो गया। अब देखो तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का वैल्यू सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप हो गए। यानी अगर ग्रुप दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से आइसोटोप खोजो, आइसोबार खोजो, आइसोटोन खोजो, तो इन्हीं कंसेप्ट का आपको यूज करना होगा। अब एक पार्ट और रह गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम, आइसोबार में मास नंबर सेम, आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, इसलिए उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा गया। ये कहा जाता है ग्रुप ऑफ एटम एंड आयंस, यानी कि चार्ज स्पेसिस है। अब यहां ध्यान से समझना, आइसोटोप में एटम को कंसीडर करते हैं, आयन को नहीं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन बराबर आयन नहीं होने चाहिए, चार्ज स्पेसिस नहीं होगा। यानी आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन में ग्रुप ऑफ एटम्स है और एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
यानी कि जहां चार्ज स्पेसिस है तो वहां पर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे कि हाँ वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम्पल में आइसो इलेक्ट्रॉनिक जैसे अगर हम लोग Na1123 प्लस एल्यूमिनियम 1327 प्लस इनको ले लेते हैं तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन तो देखना ही नहीं। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि ये चार्ज है। जबकि अगर ये न्यूट्रल होता तो चेक करते हैं कि कहीं न्यूट्रॉन बराबर है, कहीं प्रोटॉन बराबर है, या फिर मास नंबर तो बराबर नहीं है। लेकिन चार्ज हो गए तो इसके बारे में सोचना ही नहीं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो, एटॉमिक नंबर इसका 11, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज, इसका मतलब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो 11 - 1 वैल्यू कितना हो गया? 10। यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालते हैं, एटॉमिक नंबर 13 है, 3 प्लस का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो 13 - 3 के तो वैल्यू कितना हो गया? 10। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहे जाएंगे क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम समझते हैं कि क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन देंगे और आपको कहेंगे कि आप क्लासिफाई कीजिए इसे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इनमें से कौन कौन आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन है। कैसे करोगे आप? जो एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। इन सारे एग्जांपल्स को आप नोट कर लीजिएगा। डेफिनेशन हम पीडीएफ में लिख देंगे और एग्जांपल आप यहां बोर्ड पर से लिखोगे जैसा कर दिया हुआ है। सपोज इतना ही, और इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, ग्रुप्ड करना है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन को। आप क्या करोगे? कॉलम बना लोगे इस तरीके से। एक कॉलम बना लिया आइसोटोप का, दूसरा कॉलम बना लेते हैं आइसोबार का, फिर तीसरा कॉलम बना लेते हैं आइसोटोन का, और फिर फोर्थ हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। अब इनमें से खोज करके यहाँ ग्रुप में लिखते चले जाएंगे। जैसे पहले आइसोटोप के बारे में बात करते हैं हम लोग। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। देखो तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और देखो तो किसी का एटॉमिक नंबर 1 है, इनका है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप हो गए। यहाँ एग्जाम्पल में लिखे हम लोग H13 एंड H1। ये आयन है तो आइसोटोप हो नहीं सकते। इनका फिर देखो 2 और किसी का है क्या? पूरे को एक एक करके सब एक बार में चेक करें, नहीं है। ये C614 है, और कोई है क्या? हाँ ये है, यानी कि दूसरा भी बन सकता है C614 एंड C612। आइसोबार में मास नंबर सेम होता है। देखते हैं 3 किसी का मास नंबर है? नहीं है, ये तो आयन है, इसको छोड़ दिए। 4 किसी का है? नहीं है। 14 किसी का है? नहीं है। 2 नहीं है, इसे तो देखना नहीं है, यानी संयोग से यहाँ आइसोबार एक भी नहीं है। अब आइसोटोन न्यूट्रॉन निकालना है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का नंबर 2 आ रहा है, आयन इसलिए इसको छोड़ दिए। यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये छोड़ देते हैं इसको क्योंकि वो चार्ज स्पेसिस है, और यहाँ 6 आएगा। अब देखो तो किन्हीं का बराबर हो रहा है, सिर्फ इन दोनों का बराबर है। तो इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा H13
and He24, H13 and He24, ये आइसोटोन हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर जो एटम है उसमें तो इलेक्ट्रॉन उसी के बराबर में होगा, जो चार्ज स्पेसिस है उसमें निकालना है। तो देखो चार्ज स्पेसिस में यहाँ 11+1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर 10, 2 माइनस का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यहाँ 10, और देखो तो 10 किसी का है नहीं। आइसोटोप में तो इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन उसको आइसोटोप के कैटेगरी में रखें। हाँ 10 जैसा कोई एक और एटम होता जैसे नियॉन होता तो उसको भी उसके साथ में करते हैं, क्योंकि डिफिनेशन है ग्रुप ऑफ एटम एंड आयंस, यानी एक एटम भी हो सकता है लेकिन ग्रुप ऑफ एटम्स नहीं है, प्लूरल फॉर्म नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम एंड आयंस। जैसे इन्हीं के साथ में अगर नियॉन को ले लें, उनका एटॉमिक नंबर 10 होता है तो ये नियॉन में भी आ जाता है, लेकिन संयोग से जो आपके पास डाटा दिया हुआ है वो यहाँ 10 है और यहाँ 10 है, तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा Na+1123 और यहाँ O8 16 2-, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देंगे, उसको आप बनाइएगा। 2 पार्ट हो गए। अब इसके बाद में आप देखेंगे तो थोड़ा सा ड्रॉबैक दिया हुआ है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का और थॉमसन एटॉमिक मॉडल का, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद वाले क्लास में फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि वहां पर क्या कह रहा है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल को गलत किया गया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद में, फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं आपको। डाल्टन्स के अनुसार से ये हो गया एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यही सबसे छोटा सा पार्ट है, इसमें और कोई दूसरे पार्ट के नहीं है। ये कंसेप्ट दिया गया डाल्टन के द्वारा। थॉमसन के द्वारा जो एटॉमिक मॉडल दिया गया उनके अनुसार से पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज था और इसमें निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इमीडिएट थे, यानी कि फैल रहे थे यहाँ पर, और जितना मैग्नीट्यूड इसका पूरे का था उतना ही ये निगेटिव एक दूसरे को इक्वलाइज कर रहा था। तो इनका ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक या फेल्योर क्या हुआ कि जब अल्फा रे पार करा रहे हैं, पूरा का पूरा एटम अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो जैसे ही अल्फा रे डालेंगे तो हर जगह से रिपल्सन होना चाहिए था, लेकिन वैसा होता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एटम पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज नहीं है। इसके बाद में रदरफोर्ड के द्वारा कंसेप्ट दिया गया, इन्होंने बताया कि एटम का सेंट्रल पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है, इसे न्यूक्लियस कहा जाता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, यह इस अनुसार से रिवॉल्व करते हैं निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है जिन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, और बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, और ये दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज करने का काम कर रहा है, यानी कि बैलेंस करने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ड्रॉबैक कहां पर आया, कमी कहां पर आया, इसके बारे में बात करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का जब डेवलपमेंट हुआ तो उस जगह पर एक कंसेप्ट आया कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड अगेंस्ट द अपोजिटली व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, सॉरी, क्वांटम मैकेनिक्स में यह बताया गया कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड अगेंस्ट द अदर चार्ज पार्टिकल दे इमिट रेडिएशन। अगर एक्सेलरेशन हो रहा है निगेटिव पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन के साथ में, एक्सेलरेशन कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, ये अंडर 10th स्टैंडर्ड में ही था वहीं पर। तो अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तब उस कंडीशन में वो एनर्जी इमिट करता है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अनुसार से इस न्यूक्लियस के चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा होता है। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे वेक्टर एंड स्केलर। इस सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर चेंज करता है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में
डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो देखो अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इसका डायरेक्शन ये हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया तो इसका डायरेक्शन ये हो गया, यहाँ मूव किया तो इसका डायरेक्शन ये हो गया। तो हर एक पॉइंट पर इनका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि इनका वेलोसिटी चेंज कर रहा है। ये आपको फिजिक्स में प्रूव भी करना होगा कि अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उनका स्पीड कांस्टेंट होगा बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, और इसलिए माना जाता है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है। जब ये पॉइंट यहाँ लगाया गया तो ये भी प्रूव हुआ कि हाँ, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अब वो क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो गया। ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट एक्सेलरेट कर रहा है, और जब ये एक्सेलरेट कर रहा है तो ये रेडिएशन इमिट करने चाहिए, यानी यहां से एनर्जी निकलना चाहिए। और अगर यहां से एनर्जी निकला, रेडिएशन इमिट अगर ये किए, तो ये धीरे 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 इनका पाथ छोटा होता चला जाएगा और फाइनली ये न्यूक्लियस के अंदर में गिर जाएंगे। और नील बोर ने कैलकुलेशन करके बताया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस इमिट करते हैं तो इनको न्यूक्लियस में गिरने में 10 to the power -8 सेकंड का टाइम लगेगा। सोच सकते हो 10 to the power -8 सेकंड, यानी कि कितना छोटा टाइम है। लेकिन वैसा कोई एटम नहीं है जिसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता है। और इस बात का नहीं गिरता है, क्यों एनर्जी इमिट नहीं करता है, जबकि अभी तो बताया गया कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। तो जब एक एक्सपेरिमेंट में यह प्रूव्ड हो गया कि एक चार्ज पार्टिकल जब दूसरे चार्ज पार्टिकल के अगेंस्ट एक्सेलरेट करते हैं तो वो रेडिएशन से इमिट करेंगे, तो यहां भी इमिट करना चाहिए था, लेकिन इस जगह पर ये इमिशन नहीं हो रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में नहीं था, और यही इनका ड्रॉबैक था। और फिर अब इस ड्रॉबैक को क्यों नहीं इमिट करता है, बोर साहब ने अपना मॉडल दिया जिन्हें बोर्स एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। लेकिन वो बोर्स एटॉमिक मॉडल अभी 1-2 और बीच में नए नए कंसेप्ट आएंगे, उसके बाद में होगा। तो अब आप क्या करोगे, जहां तक मैं बताए हैं वहां तक आप नोट कर लोगे, बुक वगैरह में भी रीडिंग डालना, और उसके बाद का पोर्शन सिर्फ रीडिंग डाल करके रखना। समझाएंगे बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, और अभी भी क्वेश्चन बन रहा होगा। आज यहीं तक, बाकी अब अगले क्लास में। थैंक यू।